नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मरुद्रा जी के क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है, कक्षा 12 का भूगोल विषय लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज जो चैप्टर 2 चल रहा है, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, उसकी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद में हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको एक क्लास और लेनी है और वो क्लास किसकी? गौड़ जनजाति से संबंधित प्रश्नों की, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया और जो ये क्लास पढ़ रहे हैं, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है उसके लिए एक क्लास और लगेगी। उसके बाद में हमारा चैप्टर 1 यानी इकाई 1, जिसके अंदर 2 चैप्टर थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके 4 अंक है जो वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे भाई। 4 अंकों के लिए जो तैयारी हम कर रहे थे वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो ठीक है, तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था क्या? गौड़ जनजाति के बारे में जाना था और गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से मानचित्र की सहायता से अध्ययन किया था कि गौड़ जनजाति है जो भारत के अंदर कहाँ निवास करती है। मानचित्र की सहायता से हमने समझा था और आपने उसको बड़े तरीके से क्या किया होगा, अपनी कॉपी के अंदर मानचित्र बना के उसको नोट कर लिया होगा भाई, ठीक है। और आज जो गौड़ जनजाति से संबंधित और भी जो तथ्य हैं, जानकारी है, वो हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद में हम तीसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, इकाई 2 तीसरे अध्याय की ओर चलेंगे, जो कि आपके उससे संबंधित जो भी कंटेंट है वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो इसको जल्दी से जल्दी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त जो भी हैं उनको क्या कीजिए, इसको लिंक भेजिए, शेयर कीजिए, उसको बताइए कि इस प्रकार से है जो क्लास चल रही है भूगोल की और नियमित क्लासें हो रही है, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो ठीक है, चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और वो है भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। अभी हमने बात करें निवास क्षेत्र हमने पढ़ लिया, अब भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे कि भील जनजाति है जो अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार से करती है, कौन सी आर्थिक ऐसी गतिविधियां हैं जिनको करके वो अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो वही 5 बिंदु है जो हम हर जनजाति के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। आखेट है, भोजन है, निवास गृह है, औजार व बर्तन है, यंत्र है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो कि वही इसमें जानेंगे, लेकिन उन 5 बिंदुओं में अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जो नोट लगा के 2 से 3 या 4 बिंदु है पहले वो देख लेते हैं, जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद में जो आखेट, भोजन, वस्त्र, आभूषण, निवास गृह, औजार, बर्तन सभी हम देखेंगे भाई, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहां आपको नोट लगाना है, नोट लगा के लिखना है कि किन लोगों का गौड़ जनजाति के लोगों की बात कर रहे हैं, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? जूमिंग कृषि व आखेट है। देखिए भाई, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन ऐसे था कि जनजातियों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? याद आया कुछ? जनजातियों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? जनजाति अपने जीविकोपार्जन करने हेतु कौन सी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां करती है? तो देखिए उसके अंदर आंसर क्या था कि क्या करती है, या तो आखेट, सबसे पहले तो क्या है आखेट, फिर संग्रहण। और अब जो जनजाति है जिस प्रकार उनके क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उस प्रकार धीरे धीरे ये क्या करने लगे बेटा, कृषि भी करने लगे। लेकिन कृषि भी आधुनिक कृषि नहीं करते, आदिम कृषि करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। और उस स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी भागों के अंदर किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, जिसे हम राजस्थान में किस नाम से कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान में कहते हैं वालरा। समझ में आ गया? जिसके बारे में हमने पिछली अन्य कक्षाओं के अंदर भी बात की थी। तो देखो, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जूमिंग कृषि, एक तो ये क्या करते हैं, जूमिंग कृषि करते हैं, और आखेट शिकार करते हैं। दूसरा बिंदु है कुछ वनोत्पाद संग्रह, पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। कुछ हैं जो वनोत्पाद संग्रह, भाई आखेट तो करते ही हैं, ये तो जनरली सब करते हैं, लेकिन कुछ जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो वनोत्पाद संग्रह, वनों के उत्पाद, संग्रह मीन्स इकट्ठा करना। तो वनों के जो भी उत्पाद है, कंद मूल, उनको ये इकट्ठा करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, लेकिन मोस्टली आखेट और कृषि करते हैं। क्लियर? ठीक है। और वेरी वेरी मोस्ट जो बिंदु है अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये कई बार परीक्षाओं के अंदर है जो बेटा पूछा गया है, तो आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हाईलाइट करते हुए इसको लिखेंगे और सही तरीके से इसको समझेंगे। क्या है? पेंडा कृषि। क्या है?
पेंडा कृषि। तो आपसे पूछा जाएगा भाई पेंडा कृषि किसे कहते हैं या पेंडा कृषि क्या है। तो देखो पेंडा कृषि क्या है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। तो देखो सबसे पहले पेंडा कृषि के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं, पेंडा कृषि स्थानांतरित कृषि का ही भाग है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि है, बस फर्क इतना है कि अन्य स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अभी बताया मैंने आपको, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में झूमिंग, राजस्थान में वालरा, ऐसे ही बेटा मध्य प्रदेश के अंदर स्थानांतरित कृषि को जो कि जनजातियों द्वारा की जाती है, कौन जनजाति कर रही है, गौंड जनजाति, तो वो इसको किस नाम से जानती है, पेंडा कृषि के नाम से। अच्छा, दूसरी विशेषता क्या है इस पेंडा कृषि की कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है और ये ढलान वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप इसके अंदर इस प्रकार से जुताई करेंगे, इस प्रकार से अगर जुताई करेंगे तो आप इसमें फसल की पैदावार नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होगा इसके अंदर अवनालिकाएं बन जाएगी और लगातार इसका क्या होता रहेगा, जल से अपर्दन होता रहेगा, बारिश आएगी तब। लेकिन इसके अंदर ये क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत जोते, इस प्रकार से इसकी जुताई करते हैं। समझ में आ गया। और जुताई इसकी गहराई इतनी रखते हैं जितनी उस फसल को जल की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लीजिए वर्षा होगी तो ये जितनी ये से जुताई की गई है, जितने ये खड्डे किए गए हैं, इसके अंदर ये पानी भर जाएगा, उस फसल के लिए जितनी जल की आवश्यकता है वो जल इसमें भर जाएगा, बाकी का जल है जो सतह के ऊपर से बहता हुआ नीचे की ओर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, जो ढलान वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके ढलानों पर भी खेती करना संभव हुआ है। तो ये जो पेंडा कृषि ये कहाँ की जाती है, ये मध्य प्रदेश के बस्तर जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के बस्तर में जो तीव्र पहाड़ी ढाल है उन ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि पेंडा कृषि कहाँ की जाती है, पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर के तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाती है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए गौंड जनजाति, अगला जो चौथा बिंदु है गौंड जनजाति। अब गौंड जनजाति के भी कई वर्ग है, तो इसमें आपको 4 वर्ग बताए गए। वर्ग होते हैं ना, उसके अंदर भी आपके जैसे अपने समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, तो समाज के अंदर कई वर्ग होते हैं। जैसे अब हिंदू है, हिंदुओं के अंदर भी कई वर्ग है, ठीक है, उसके अंदर भी है जो और भी है, अहीर भी है, जाट भी है, कुमौत भी है, सैनी भी है। अच्छा, फिर उनके अंदर भी बहुत सारे उपवर्ग भी है। तो इस प्रकार से जो गौंड जनजाति उनके भी वर्ग है। तो उन वर्गों के अंदर 4 वर्ग यहाँ दिए हुए हैं। गौंड जनजाति के 4 वर्ग दिए हुए हैं। पहला वर्ग कौन सा है, पहला वर्ग है कुरुक। कौन सा है, कुरुक। पहला वर्ग है कुरुक, दूसरा वर्ग है केवट, तीसरा वर्ग है धीवर और चौथा वर्ग है रावत। दोबारा देखिए, याद रखना है आपको, पहला वर्ग है कुरुक, दूसरा है केवट, तीसरा है धीवर और चौथा है रावत। ठीक है, इन 4 वर्गों के जो गौंड है, इनमें से जो ऊपर वाले ये 3 है, कुरुक, केवट और धीवर, कौन कौन से, कुरुक, केवट और धीवर, ये जो 3 वर्ग हैं ये तो मछुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं, यानी मछली पकड़कर और अपना जीवन यापन करते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है, मछली पकड़ना। ठीक है, अच्छा, और जो लास्ट वाला ये बच गया चौथा, कौन सा, रावत वर्ग। कौन सा वर्ग, रावत वर्ग। ये जीवन यापन किस प्रकार करते हैं, पशुचारण के द्वारा। देखिए सामान्यतः अभी आप कहेंगे सर आप अभी तो ऐसे बता दें इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, आखेट। तो मैं फिर कह रहा हूं जनरली आखेट सब करते हैं, ठीक है ना, आखेट सब करते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो ये लोग अपने जीवन यापन को महत्व देते हैं तो वो कुरुक, केवट, धीवर वर्ग के लोग तो देते हैं मछली पकड़ने को, और रावत वर्ग के देते हैं किसको, पशुचारण को। समझ में आ गया। चलिए अब लेते हैं हम एक एक बिंदु को, इसके क्रियाकलाप समझने के लिए, आर्थिक क्रियाकलाप समझने के लिए एक एक बिंदु की ओर चलते। ये कुछ मोस्ट तथ्य थे इस गौंड जनजाति के बारे में जो मैंने आपको पहले बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो वही 5 बिंदुओं के आधार पर, पहला है आखेट, दूसरा है भोजन, तीसरा है आभूषण, चौथा है निवास गृह, 5वां है औजार व बर्तन। इस आधार पर इस जनजाति का अध्ययन और गहराई से करते हैं। तो अब लेते हैं पहले आखेट। अब आखेट देखो सामान्य सी बात है, आखेट करते हैं किसका, जानवरों का। किसका करेंगे, जानवरों का ही करेंगे, मनुष्य का थोड़ी करेंगे। तो आखेट करते हैं किसका, जानवरों का। जंगलों के अंदर ये क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, जो कि सभी जनजातियों के लिए एक कॉमन बात थी। ठीक है, और इसके अलावा इसके कुछ नया तथ्य है आखेट के अंदर, नई जानकारी है जो नहीं दी हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं भोजन। अब ये भोजन के अंदर देखो 3 बिंदु है भोजन के अंदर। पहला बिंदु है कि ये कोदू व कुटकी,
जैसे, ये यहाँ से आगे ये वाला पोर्शन अलग है, यहाँ से कोदू व कुटकी जैसे, यहाँ से आएगा कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गोंडों के मुख्य खाद्यान्न है भाई। मतलब जो कोदू व कुटकी है ये लोग भोजन के रूप में काम में लेते हैं, खाद्यान्न के रूप में। कोदू व कुटकी क्या होता है? मोटा अनाज होता है बेटा। क्या होता है? मोटा अनाज होता है। और कोदू व कुटकी इसको क्या बोलते हैं? ये स्थानीय भाषा में बोलते हैं। जैसे मोटा अनाज अपन बाजरा खाते हैं, मक्का खाते हैं, क्या है? मोटा अनाज है। उसी प्रकार ये मोटा अनाज को काम में लेते हैं और इसको ये स्थानीय भाषा में, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? उसको कोदू व कुटकी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गोंड जनजाति का भोजन का मुख्य भोजन क्या है, तो कोदू व कुटकी है। जैसे भी लोग क्या था? मक्का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा, उत्सवों व त्योहारों पर। कोई भी फंक्शन है, कोई भी त्योहार है, उस पर ये लोग क्या करते हैं? चावल बनाते हैं और शिकार से प्राप्त व बलि दिए जानवरों का मांस भी खाते हैं। भाई कोई भी त्योहार है तो उस पर ये चावल बनाते हैं और जो शिकार करते हैं उन जानवरों का या बलि दे देते हैं। किसी भी त्योहार उत्सव पर अगर ये किसी भी मुर्गे या बतख की बलि देते हैं तो उसका भी क्या करते हैं? ये भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं। गोंड धूम्रपान करते हैं। क्या करते हैं? धूम्रपान सब जानते हैं, धूम्रपान करते हैं और महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। जैसे कि भील करते थे, महुआ से बनी ये शराब भी पीते हैं। व्यसनी होते हैं ये लोग। ठीक है, ये हो गया क्या? भोजन। आखिर हो गया, भोजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम वस्त्र व आभूषण की, कि ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते, किस प्रकार के आभूषण। तो सामान्य सी बात है, अन्य जनजातियों की बात है, इनके वस्त्र और आभूषणों के अन्य अन्य नाम नहीं है। जैसा हमारा जो जीवन है, जिस प्रकार से वस्त्र हम पहनते हैं उसी प्रकार से ये पहनते। देखिए गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं क्योंकि जलवायु इस प्रकार की है, तो ये सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष है जो धोती पहनते हैं, स्त्रियां हैं जो साड़ी व चोली पहनती है। तो अपने भी यूं ही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, अगला है उसकी आभूषणों की बात करें तो पुरुष और स्त्रियां दोनों चांदी व एल्यूमिनियम के, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये जो आभूषण पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? चांदी व एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो उसके ये गहने पहनते हैं। और सबसे जो मोस्ट जानकारी आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट लगा के, कि स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। ध्यान रखेंगे, कई बार ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है और आपके जो बोर्ड एग्जाम है उनमें पूछा गया है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया है, पुटअप किया गया है ये क्वेश्चन। क्या कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके अंदर स्त्रियां अधिकतर क्या होती है? गोदना गुदवाती है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें स्त्रियां गोदना गुदवाती है? गोदना गुदवाना मतलब टैटू बनवाना। जैसे टैटू बनवाते हैं तो अपन तो थोड़े कि हाथ पे बस या थोड़ा और इधर उधर, लेकिन ये क्या करते हैं? पसंद करते हैं पूरे शरीर पे क्या करते हैं? गोदना गुदवाते हैं। और इसके लिए भाई ये किस प्रकार से गोदना गुदवाते हैं, क्या होता है? तो आपकी जो बुक है उसके अंदर गोंड जनजाति की एक स्त्री जो है, महिला है, उसका चित्र दिया हुआ है और गोदना गुदवाते हुए का चित्र दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो स्त्रियां क्या करती है? अक्सर शरीर पर क्या करती है? गोदना गुदवाती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे देखिए, अगला है निवास गृह। निवास गृह की अगर हम इनके बात करें कि किस प्रकार के निवास गृह में ये रहते हैं और किस प्रकार ये निवास गृह को बनाते हैं। देखिए निवास गृह के बाद में एक और रह गया, औजार व बर्तन। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सामान्य जानकारी है जो कि आप सबको पहले से पता है। तो अगला है द निवास गृह। देखिए निवास गृह के अंदर लिखने के लिए आपको केवल एक छोटी सी जानकारी रखनी कि ये छोटे गांव में निवास करते हैं। ये छोटे छोटे गांव में, ये छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। अच्छा, जो ये छोटे छोटे गांव हैं, इन छोटे छोटे गांवों को अन्य छोटे छोटे गांवों को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पर बोलते हैं इसको नंगला, नंगला, कहीं पे बोलती हैं पल्ली, कहीं पे बोलती हैं पाडा। हाँ, नंगला, पल्ली, पाडा, ये क्या है? ये स्थानीय नाम है किसके?
छोटे छोटे गांवों के। तो गोंड जनजाति है, ये छोटे छोटे गांवों में निवास करती है, जिन छोटे छोटे गांवों को नंगला, पल्ली, पाड़ा के नाम से जाना जाता है। ढाणी, ठीक है, जैसे अपन क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में नाम ढाणी, तो ये क्या है, स्थानीय नाम है। और इनके निवास गृह से संबंधित और कोई विशेष जानकारी नहीं है, केवल थोड़ी सी एक थ्योरी है जो मैं आपको बता देता हूं कि जब ये जिस स्थान पर निवास गृह बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पर सगुन निकलवाते हैं, उसका मुहूर्त निकलवाते हैं, जैसे हम अपन निकलवाते हैं। मुहूर्त निकलवाने के बाद उस स्थान पर ये लोग पहले उत्सव मनाते हैं। उत्सव कोई भी त्यौहार है जो वो मनाते हैं, बढ़िया तरीके से नृत्य करते हैं। उसके बाद में वहां पर बलि दी जाती है, किसकी, मुर्गे की या बतख की, ठीक है। और उसके बाद में उस जगह पर ये लोग क्या करते हैं, अपना निवास स्थान, निवास गृह बनाते हैं, जो कि क्या होती है, घास फूस से बनी हुई झोपड़ी टाइप होती है बेटा, झोपड़ी होती है, घास फूस से ये लोग बनाते हैं अपने निवास गृह। तो ये इसमें कोई बड़ी जानकारी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखना है, यही लिखना है केवल कि ये छोटे छोटे गांव में निवास करते हैं, जिन्हें नंगला, पल्ली, पाड़ा, ढाणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला जो बिंदु है किसका, भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप का, और वह है औजार व बर्तन। औजार व बर्तन। अब देखिए, औजार व बर्तनों की बात करें तो इनके औजार व बर्तन अपने जैसे ही हैं, ठीक है। औजारों की बात करें, फालियां, खुरपी, फावड़ा, ठीक है, ये जो सामान्य, कुल्हाड़ी, तीर, ठीक है। तो जो सामान्यतः अपने औजार हैं वही इनके औजार है भाई। तो देखिए लिख लीजिए, इनके औजारों में, इनके औजारों में, इनके औजारों में फालियां, फालियां, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीर के नोक, तीर के आगे का हिस्सा जो नोक होता है ना, वो तीर के नोक आदि होते हैं। ये लो, बस इतनी आपके लिए जानकारी पर्याप्त है, ये जो कॉमन है अपने हैं जो। तो इस गोंड जनजाति का बहुत ही सरल है, निवास क्षेत्र आपको याद करना है, और बाकी और सामान्य जो जानकारी लगभग अपने से मिलती जुलती है, तो इसको आप किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब भील जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप पूरा हो गया, अब बढ़ते हैं भील जनजाति की समाज व संस्कृति की ओर। अब है समाज व संस्कृति, और गोंड जनजाति की समाज व संस्कृति की अगर हम बात करें तो गोंड पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं। देखिए कई जनजातियों के अंदर यह है, लगभग सभी जनजातियों में है कि ये पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जिस प्रकार अपने हैं, ठीक है, कि एक पिता है, पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो भी संपत्ति है वो कौन बांटता है, उसके पुत्रों में बांटी जाती है, ठीक है ना। और जो अपने घर का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग पुरुष, महिला नहीं, घर में जो सबसे बड़ा है और पुरुष है वो घर का क्या होता है, मुखिया होती है, मुखिया होता है। तो ये पितृसत्तात्मक समाज की रचना करते हैं कौन, गोंड। कौन सा समाज पाया जाता है, पितृसत्तात्मक समाज, क्लियर। और गोंड लोगों में अब विवाह की बात करें, किस प्रकार के विवाह होते हैं, तो आप ये मोस्ट है, इसको याद करेंगे। गोंड लोगों में सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, हरण विवाह है और विधवा विवाह है। कौन कौन सा विवाह हो गया भाई, सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, हरण विवाह है और विधवा विवाह है का प्रचलन है। इतने प्रकार के यहाँ विवाह होते हैं, ठीक है। आगे है, इन लोगों में विवाह समारोह, जो शादी विवाह का जो भी समारोह है, आयोजन है, वो कहाँ करते हैं, प्राकृतिक स्थान पर करते हैं भाई। कहाँ करते हैं, जिस प्रकार अपन गार्डन में शादी करते हैं, ये प्राकृतिक स्थान पर करते हैं। या तो कहाँ करते हैं, जल स्रोतों के निकट, जल स्रोत कोई भी तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, उसके निकट, या फिर आम के वृक्ष के नीचे। कहाँ करते हैं, या फिर आम के वृक्ष के नीचे ये शादी विवाह को संपन्न करते हैं। उसकी जो भी कार्य हैं शादी विवाह संबंधित, वो या तो जल स्रोतों के निकट या फिर आम के वृक्ष के नीचे संपन्न किया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब आगे जो 3 बिंदु है ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें से कई बार है जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। गोंड जनजाति है तो उसके गांव का जो मुखिया होता है, गोंड जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है, उस मुखिया को क्या कहा जाता है, पटेल या मुखादम। या तो क्या कहते हैं, पटेल, तो पटेल से याद हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि अपने भी समाज में आज भी कई बार पटेल शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो पटेल या फिर मुखादम, क्या पटेल या मुखादम, किसको? गांव के मुखिया को कहा जाता है। गांव का जो चौकीदार होता है, गांव का जो चौकीदार होता है, पहरेदारी करता है, गांव की सुरक्षा का ध्यान रखता है, उस चौकीदार की बात कर रहे हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? कोतवार। कोतवाल नहीं है, कोतवार है, कोतवार। गांव का जो चौकीदार होता है उसको क्या कहा जाता है? कोतवार। और गांव का जो पुजारी होता है, पूजा करने वाला होता है, पुरोहित होता है, उसको क्या कहते हैं? देबारी। क्या कहा जाता है? देबारी। ये ज्यादा मोस्ट है देबारी वाला, कि गांव का जो पुजारी होता है, पुरोहित होता है, उसको क्या कहा जाता है? देबारी। तो आप याद रखेंगे क्या? देबारी, कोतवार, पटेल और मुखादम। पटेल और मुखादम तो कौन? गांव का मुखिया, ठीक है। कोतवार कौन? गांव का चौकीदार, ठीक है। और देबारी कौन? गांव का जो पुजारी या पुरोहित होता है, वो होता है गांव का, उसको क्या कहते हैं? देबारी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो गौंड जनजाति के बारे में है, 4 बिंदु है, ये और देख लीजिए, फिर इसके बाद में हमारा ये कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास यही समाप्त हो जाएगी। तो पहला है, गोंडी बोली द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से। जो ये गोंड है, कौन सी भाषा बोलते हैं? गोंडी बोली। गोंड जनजाति कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? गोंडी बोली। और गोंडी बोली के अंदर ये किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किससे संबंधित है? ये तमिल और कर्नाटक, मतलब कुछ तमिल और कन्नड़ को सम्मिलित करते हुए बोलते हैं। इस प्रकार जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कौन सी? हिंदी है। तो जैसे तमिल लोग बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, कर्नाटक के जो कन्नड़ बोलते हैं, उसी प्रकार से ये शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से इसको बोलते हैं। लेकिन ये बोलते कौन सी बोली है? गोंडी बोली बोलते हैं, ठीक है। जो द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित, गोंडी बोली कौन सी भाषा परिवार से है? द्राविडियन भाषा परिवार से है, जिसमें जो शब्दों का उच्चारण किया जाता है, जब आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो तमिल बोल रहा है, ये कन्नड़ बोल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार की ये भाषाओं का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। अगला है धूलिया, गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। अब जैसे अपन ने अभी पढ़ा पहले कुरु केवट, उसी प्रकार से जो इनकी ये जो धूलिया जाति है, किनमें? गोंडों में जो धूलिया जाति है वो क्या है? गायक जाति है। क्या है? गायक जाति है। गा के इन लोगों को इनका इतिहास सुनाती है। जब कोई भी उत्सव का आयोजन होता है तो धूलिया जाति के लोग आते हैं और गोंडों का क्या इतिहास रहा है, कि किस प्रकार ये शासक थे, किस प्रकार राजा थे, कैसे कैसे शासन करते थे, क्या इनका मतलब इतिहास रहा है, तो उस इतिहास को ये क्या करते हैं? गा गा कर लोगों को, गोंड जनजाति के लोगों को सुनाते हैं, ठीक है। फिर है अगला, अगर इनके देवताओं की बात करें तो कौन कौन से देवता को मानते हैं? ये बड़ा देव, श्री शंभु महादेव और परसापेन। कौन कौन से? बड़ा देव, श्री शंभु महादेव, परसापेन इनके प्रमुख देवता हैं। और देवियों की अगर बात करें तो ये शीतला माता और छोटी माता, इनकी क्या करते? देवियों की पूजा करते। ये इनके हो गए देवी और देवता। समझ में आ गया? अब जो लास्ट हर जनजाति के एंड के अंदर हम पढ़ते हैं, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, ये लास्ट बिंदु रहा है हमारा, यहां लिख देता हूं, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो जिस प्रकार ये आदिम जनजाति है, और भी हमने जनजातियां पढ़ी, वो भी सब आदिम जनजाति थी, तो सारी जितनी पिछली जनजातियां पढ़ी, वो सारी जनजातियां आधुनिक मानव के संपर्क में आने से उनमें काफी बदलाव हुआ, उनकी जीवन शैली में आमूलचूल क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो क्या वास्तव में गौंड जनजाति का भी आधुनिक मानव से संपर्क हुआ, या इसके भी जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव हुआ? तो वो वही जवाब है जो पिछले 3 जनजातियों के साथ था। क्या? कि हाँ, गौंड जनजाति भी अब क्या हो रही है? उसके जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। जहां ये आवासीय क्षेत्र है, जहां ये रहते हैं, वहां पर क्या हो गई है? कारखाने, मिलों की स्थापना हो गई है। इसलिए अब इन लोगों ने आखेट करना छोड़ दिया है। अब ये लोग श्रमिक हो गए हैं, मजदूरी करने लगे हैं। अच्छा, कहीं स्थान पर अगर कोई कच्चा माल निकल रहा है तो ये खदानों में खुदाई संबंधित कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों के पास में चिकित्सा की सुविधा पहुंच गई, हॉस्पिटल हो गए हैं, स्कूल हो गए हैं, और अन्य भी रेल, बस और विभिन्न प्रकार की परिवहन की सुविधाएं इन लोगों के पास पहुंच चुकी है। अब इनके जीवन में पूर्णतः क्या हो गया है? बदलाव हो गया है। ये अब आदिम प्रकार से अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। भाई समझ में आ गया? और लास्ट जाते जाते एक बिंदु और, कि इनके देखिए एक प्रथा चलती थी पहले, उस प्रथा का नाम था कबाड़ी प्रथा। क्या प्रथा चलती थी? कबाड़ी प्रथा।
कबाड़ी प्रथा, इसके अंदर आपको उसको भी कुछ नहीं लिखना है, इसमें भी नहीं लिखना है, सिर्फ समझ लो कबाड़ी प्रथा, जिसके बारे में आप सबको पता है कि पहले इन गौड़ जनजातियों में कबाड़ी प्रथा का प्रचलन था। मतलब ये लोग क्या करते थे, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साहूकारों से, जमींदारों से क्या करते थे बेटा, ऋण लेते थे, कर्ज लेते थे। समझ में आ गई मेरी बात, कर्ज लेते थे। और ये आदिम होने की वजह से शिक्षा की इनके कोई था नहीं, शिक्षित ये थे नहीं, और विभिन्न प्रकार की इनको आय का कोई स्रोत था नहीं। इस वजह से साहूकार लोग हैं, जमींदार लोग क्या करते थे, इस पर लगातार अपनी मनमर्जी से ब्याज वसूल करते थे। और धीरे धीरे वो इतना हो जाता था कि अगर किसी गोंड व्यक्ति ने, गोंड जनजाति के व्यक्ति ने अगर उस साहूकार से ऋण लिया है तो उसकी आगामी आने वाली जो 7 पीढ़ी है उनसे भी वो ऋण चुकाया ही नहीं जाता था। मतलब इतना वो बड़ा हो जाता था कि 7 पीढ़ियों से भी वो कर्ज नहीं चुकाया जा सकता था, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से उसके अनुसार क्या करते थे, साहूकार लोग बेईमानी से क्या करते थे, ब्याज बढ़ा के लेते थे, देते थे। उस समय कहते क्या थे, लेते थे। उस समय उनके खुद के अलग नियम कानून होते थे, ठीक है ना। तो ये कबाड़ी प्रथा थी जो अब इनमें पूर्णतः क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, क्योंकि इन लोगों में अब शिक्षा का संचार हुआ है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है और विभिन्न आधुनिक मानव की तरह विभिन्न सारी सुविधाएं इनको प्राप्त हो रही है। अब ये लोग आदिम नहीं हैं और आदिम लोगों की तरह जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे इन लोगों की जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा आज तक का जो इकाई फर्स्ट थी, मानव भूगोल का परिचय कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। 4 अंकों का जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और जिस प्रकार से मैंने आपके साथ मेहनत की है, अगर आपने मेरे साथ उतनी ही तल्लीनता से मेहनत की है तो आपके 4 अंक किसी भी स्थिति में नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्लास है जो हमारे जो एक पार्ट फर्स्ट हो गया था स्लाइड वाले क्वेश्चन के अंदर, और जो कोई क्वेश्चन रह गया है गौड़ जनजाति संबंधी, क्योंकि हमने पहले पढ़ी नहीं थी, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैंने पहले बीच के अंदर है जो स्लाइड से जो पढ़ा दिया था उसकी क्वेश्चन डाल दिए थे। अब ये गौड़ जनजाति वाला जो कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डाल दूंगा। उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, एक बहुत ही मज़ेदार शानदार वीडियो के साथ। बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।